हेलो प्यारे बच्चों। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। और आज हमारा लेक्चर है जीव जगत का वर्गीकरण। तो जीव जगत के वर्गीकरण में हम किस किस का वर्गीकरण पढ़ेंगे यहाँ पर कि जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा और जगत कवक के विषय में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले विटकर ने 5 जगत का वर्गीकरण दिया, जिसका आधार क्या क्या था? कोशिका का प्रकार, कोशिका का संगठन, पोषण का प्रकार, जनन और उद्द विकास संबंध। ठीक है। तो कुल मिलाकर 5 चीजों को आधार बनाकर विटकर ने सबसे पहले 5 जगत वर्गीकरण दिया। इस 5 जगत वर्गीकरण में उन्होंने क्या किया कि कोशिका के प्रकार के आधार पर पहला आधार कोशिका का प्रकार लिया गया और 2 हिस्सों में सभी जीवों को बांट दिया गया। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले थे उन्हें एक जगत में रखा गया जिसे कहा गया मोनेरा, और बाकी जो बचे वो सब किस में आ गए? यूकैरियोट वाले। अब यूकैरियोट को उन्होंने कोशिका की संख्या के आधार पर एक कोशिकाओं को एक साथ रखा प्रोटिस्टा में और बहुकोशिकाओं को एक साथ अलग कर दिया, तो कोशिका संगठन आधार बन गया। अब जो बहुकोशिकीय जीव हैं उन्हें पोषण के आधार पर वर्गीकृत किया गया कि स्वपोषी एक साथ रखे गए और परपोषी एक साथ। परपोषी में जो होलोजोइक है वो एक साथ और मर्तोपजीवी एक साथ रखे गए। तो इस प्रकार से 5 जगत बने: मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। 5 जगत बनाए गए विटकर द्वारा। तो जगत मोनेरा की यदि बात करें तो बैक्टीरिया मोनेरा जगत का एकमात्र सदस्य होता है और सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में सूक्ष्म जीव इस पृथ्वी पर मिलते हैं। हर जगह होता है, ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर ये सूक्ष्म जीव ना मिलते हो। जैसे गर्म झरने, रेगिस्तान, बर्फ, गहरे समुंदर, आप जहां भी सोच सकते हैं वहां पर ये मिलेंगे। ज्वालामुखी में भी मिलते हैं, उसकी राख में भी मिलते हैं। ठीक है। स्वपोषी या रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। विषमपोषी भी मिलेंगे। विषमपोषी में परजीवी और मर्तोपजीवी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। बैक्टीरिया को उनके संरचना के आधार पर, आकार के आधार पर विभाजित किया गया है। यदि बिल्कुल गोल होगा तो कोकाई कहलाएगा। यदि वह छड़ के आकार का लंबा होगा तो क्या कहलाएगा? बेसिलस। यदि वह स्प्रिंग के आकार का होगा तो कहलाएगा स्पाइरिला। और यदि वह कौमे के आकार का होगा तो कहलाएगा विब्रियो। तो इस प्रकार से इनकी संरचना के आधार पर इन्हें विभाजित किया गया है। अब सबसे पहले बैक्टीरिया को 2 जगह विभाजित किया गया है। उसमें आता है आद्य बैक्टीरिया, जिसे आर्की बैक्टीरिया भी कहा जाता है, और इसके 3 मुख्य समूह है: मिथेनोजेंस, हेलोफिल्स और थर्मोएसिडोफिल्स। पूर्ण रूप से मिथेनोजेंस की बात करते हैं तो मिथेनोजन पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं और क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अपघटन उत्पादों से क्या करेंगे? ऊर्जा लेंगे, दलदलीय क्षेत्र में मिलते हैं। और गोबर गैस जिसे आप कहते हैं उसमें मुख्य क्या होती है? मीथेन। और ईंधन गैस का उत्पादन ये ही करते हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम और मिथेनोकोकस। सहजीवी मिथेनोजेंस जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, उनके पेट में मिलते हैं और वहां पर इनका काम क्या होता है? सेल्यूलोज का किण्वन करके उसे पचाने का। तो मिथेनोबैक्टीरियम इस काम को करता है। इस प्रकार से गोबर में पहले से ही उपस्थित होते हैं और इनका इस्तेमाल गोबर गैस में किया जाता है, गोबर गैस बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब ऐसे लवण युक्त स्थानों में जहां कोई नहीं रह सकता, वहां पर ये मिलते हैं। तो हेलोबैक्टीरियम, हेलोकोकस, ये क्या है? ये वायु श्वसन करने वाले कीमोऑटोट्रॉफ्स है। हानिकारक सौर ऊर्जा से सुरक्षा करने के लिए इनमें लाल रंग का कैरोटीनॉइड वर्णक मिलता है। ठीक है। तो हेलोफाइल को 4 कारणों से उच्च नमक की स्थिति में रहने में सक्षम है। भाई नमक में कैसे रह सकते हैं? एक तो कोशिका झिल्ली में विशेष प्रकार के लिपिड मिलते हैं, श्लेष्मा आवरण उपस्थित होता है और इनमें सैप रिक्तिका अनुपस्थित होती है, इसलिए इसमें प्लाज्मोलाइसिस नहीं होता। अंत आंतरिक सामग्री लवण सामग्री होती है, मतलब अंदर लवण की मात्रा अधिक होगी। थर्मो एसिडोफिल्स या थर्मोफिल्स इन्हें कहा जाता है। थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्रोटियस उच्च तापमान के साथ साथ उच्च अम्लता में भी मिलते हैं। बहुत जहां अम्लता अधिक होगी, गर्म सल्फर के जो झरने होते हैं उनमें यह मिलते हैं, जहां तापमान लगभग 80 डिग्री और जहां का पीएच लगभग कितना?
2। अब आप सोचो कितनी अम्लीयता में ये रह सकते हैं। इसके बाद आता है माइकोप्लाज्मा। नोकार्ड और रॉक्स ने 1898 में इसकी खोज की। फुफ्फुसे निमोनिया से पीड़ित मवेशियों के फुफ्फुस द्रव, है ना, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ कहा गया। इनके ऊपर बस ये एकमात्र ऐसे प्रोकैरियोट है जिन पर भित्ति उपस्थित नहीं होती। इनका आकार 0.1 से 0.15 म्यूएम का होता है। कोशिका भित्ति, ये सबसे मुख्य बात है, यहां पूर्ण रूप से क्या होती है, अनुपस्थित होती है, भित्ति नहीं मिलती। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की बाहरी सीमा बनाती है। कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति का जीन अपना आकार बदल सकते हैं, तो विभिन्न विभिन्न आकार में बदलते रहते हैं, ये इनकी खास बात है। इसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि मुख्य रूप से देख लेते हैं, तो केंद्रीय अवयव को जीनोफोर, न्यूक्लियर बॉडी, न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, जिसमें नग्न डीएनए मिलता है और इनका डीएनए द्विरज्जुकीय और वृत्ताकार होता है। इनका डीएनए कैसा होगा, द्विरज्जु के वृत्ताकार, जिसमें ग्वानिन और साइटोसिन की अधिकता होगी। ग्वानिन साइटोसिन की अधिकता होती है। कोशिका भित्ति की यदि बात करें तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ में अनुपस्थित होती है। कशाब उपस्थित होता है केवल बैक्टीरिया में, ठीक है, एक या एक से अधिक कशाब मिल सकते हैं। झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पूर्ण रूप से अनुपस्थित होते हैं। रिक्तिका, गैस रिक्तिका उपस्थित होगी, वो भी फोटोसिंथेटिक में। और राइबोसोम कौन से होंगे, 70S। इस प्रकार से यदि देखें तो इस प्रकार से हमें किसी बैक्टीरिया की कोशिका दिखाई देती है, जिसपे सबसे बाहर श्लेष्मा का आवरण होता है। इसका आवरण श्लेष्मा, श्लेष्मा, तो श्लेष्मा का आवरण होता है बाहर। उसके बाद क्या होता है, भित्ति, कोशिका भित्ति दिखाई देगी। कोशिका भित्ति और उसके भीतर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उनके बीच में एक जगह होती है जिसे कहते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और इसमें कुछ पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं। फिर इनकी झिल्ली से अंदर से बाहर की और कुछ संरचना निकली होती है जो पाइलस कहलाती है। बीच में साइटोप्लाज्म भरा होता है, जिसमें क्या मिलता है, एक द्विरज्जुकीय डीएनए वृत्ताकार। झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर मीजोसोम का निर्माण करती है और 70S राइबोसोम बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। और इनमें कशाब पाए जाते हैं, जिनका आधार होता है, हुक होता है, और आगे की तरफ उसमें कशाब दिखता है। तो इस प्रकार की यह संरचना दिखाई देती है। साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल जिसे कहते हैं, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं और ऑक्सीजनिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं, मतलब जिसमें ऑक्सीजन निकलती हो। प्रकाश संश्लेषक वर्णक क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड, फाइकोबिलिन्स, ये सब इसमें पाए जाते हैं। और यह प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, भोजन साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में मिलता है। वातावरण में ऑक्सीजन इन्होंने जोड़ा, मतलब ये वो पहले जीव हैं जिन्होंने ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ना शुरू किया था। कोशिका की संरचना की बात करें तो यहां पर बाकी सब कुछ वही है कि बाहर क्या है भाई, बाहर की तरफ इसमें क्या है, म्यूसिलेज का कवर है, उसके बाद भित्ति है, उसके बाद झिल्ली है। लेकिन इस कोशिका में अंदर क्या मिलते हैं, यहां पर थैलाकॉइड मिलते हैं, और इन थैलाकॉइड पर यहां पर क्या है, पिगमेंट्स जुड़े होते हैं और गैस वैक्यूल मिलते हैं। तो ये इनकी संरचना में अंतर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार यहां पर अब शुरू करते हैं प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की बात की जाए तो अर्नेस्ट हैकल ने सबसे पहली बार इसे बताया। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में एक कोश के यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जितने भी यूकैरियोटिक जीव हैं एक कोश के, वो इसी में आते हैं। प्रोकैरियोटिक जो जगत है, मोनेरा और कवक, प्लांट के बीच की कड़ी माने जाते हैं, यानी कि मोनेरा और कवक के बीच की कड़ी ये पूरा जगत है, ठीक है। ज्यादातर जलीय होते हैं और जल निकायों में पलवक के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ परजीवी के रूप में भी मिलते हैं। सूक्ष्म जीव है सबसे पहली बात, हाँ जी, यूकैरियोटिक कोशिका वाले। इनमें कोशिका कैसी है, यूकैरियोटिक, यानी कि कोशिका झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग पाए जाते हैं। कई के ऊपर भित्ति मिलेगी और कई के ऊपर पेलिकल या क्यूटिकल की सेल्यूलोज की बनी भित्ति मिल सकती है। झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग उपस्थित होंगे। सेंट्रियोल कई प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रूप में आंतरिक थैलाकॉइड के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
और सीलिया और फ्लैजिला के रूप में इनमें सीलिया फ्लैजिला इनमें जो होते हैं वो 9+2 के अरेंजमेंट में मिलते हैं और यहां पर सत्य केंद्रक पाया जाता है, तभी यूकैरियोट्स में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के मुख्य समूह है प्रकाश संश्लेषणी जो प्रोटिस्ट होते हैं। इसके बाद डिकम्पोजर्स आ गए और प्रोटोजोआ 3 वर्ग में विभाजित किया गया। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं डिनोफ्लैजिलेट्स। डिनो का मतलब दो, फ्लैजिला का मतलब कशाब, दो कशाब होते हैं। यहां अगर हम देखें, ये हमारे सामने एक डिनोफ्लैजिलेट है, उसमें एक कशाब ये रहा और एक ये रहा, दो कशाब इस प्रकार से उपस्थित होते हैं। तो इनकी आवास की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन है, पानी में तैरते हुए मिलेंगे, ज्यादातर समुद्री होंगे। तो लाल ज्वार जो रेड टाइड कहते हैं वो डिनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। जिम्नोडियम और ग्लाइकोलेक्स पानी में रहते हैं, जिसकी वजह से उसका लाल रंग दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं क्राइसोफाइट्स, इन्हें डायटम्स या गोल्डन एल्गी भी कहते हैं। जलीय और नम स्थलीय जगहों पर मिलते हैं। फ्री फ्लोटिंग मतलब ऐसे तैरते हुए मिल जाएंगे या जमीन पर, नीचे समुद्री जमीन पर। श्लेष्मा की सहायता से, इनमें श्लेष्मा होता है तो फिसलते हैं, फिसलते रहते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इनमें सिलिका के बने फ्रूटल्स होते हैं, मतलब इनकी जो भित्ति होती है उसमें सिलिका उपस्थित होता है, इनकी खास पहचान है। और जलाशय में तल पर ढेर हो जाते हैं, बड़े बड़े ढेर बनाते हैं, जिन्हें डायटोमाइट्स या डायटोमेसियस अर्थ कहा जाता है, और इसका बहुत ही आर्थिक महत्व है। तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जो सबसे पहले कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करने वाले वो यही थे। ठीक है, तो इनका जो डायटोमाइट्स अर्थ बने वो टूथपेस्ट, मेटल पॉलिश, सफाई एजेंट, इन सबको पेंट में डालने में काम आते हैं। रेफ्रिजरेटर, बॉयलर, भट्टियों में इंसुलिन सामग्री के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद आते हैं युग्लिनोइड, एक कोशिकीय होते, कशाभिका उपस्थित होगी, कोशिका भित्तिका के स्थान पर पेलिकल होगा। आवास और आंतों की अगर बात की जाए तो ताजा पानी और नम मृदा में मिलते हैं। पोषण मिक्सोट्रॉफिक, मिक्सोट्रॉफिक का मतलब होता है स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह से। अगर सूर्य का प्रकाश उपस्थित है तो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो चलो भाई जो मिल गया वो खा लो, यानी कि शिकार करके खाते हैं। ये इनकी खास पहचान होती है। तो कशाब की हम बात करें तो दो कशाब, एक छोटा छोटा कशाब यहां पर होता है और बड़ा कशाब ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है, और यह उनकी मुख्य संरचना होती है, जिसके ऊपर ऐसे पट्टी नुमा पेलिकल चढ़ा होता है। कंज्यूमर या डीकंपोजर या प्रोटिस्टा के स्लाइम मोल्ड जिन्हें कहा जाता है, उन्हें कवक जंतु भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें जब कवक और जंतु दोनों के क्या मिलते हैं, लक्षण। तो एंटो डी बेरी ने इसे माइसिटोजोआ कहा, ब्राइड ने इसे मिक्सोमाइकोटा कहा, और जो आधुनिक जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने इसे प्रोटिस्टा में रखा, तो इन्हें प्रोटिस्टियन फंजाई कहा जाता है। इसमें सबसे पहले आते हैं स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, मृदा और सड़े गले, आपने देखा होगा कहीं पर ऐसे गुलाबी से बड़े चमकदार होते हैं देखने में। ये बहुकेंद्रीय प्लाज्मिड होता है, इनमें भित्ति नहीं होती, और अक्सर रंगीन होते हैं या कभी कभी रंगीन भी मिलते हैं इस प्रकार से। क्लोरोफिल हमेशा इनमें अनुपस्थित होगा, क्लोरोफिल इनमें नहीं होता। इसके बाद दूसरे आते हैं कोशिकीय सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ठीक है, नम मिट्टी की जो ह्यूमस युक्त जो संरचना होती है उस पर मिलते हैं। एक केंद्रीय अगुणित अमीबा समान कोशिका भित्ति अनुपस्थित, अमीबा के समान होंगे और इनमें कोशिका भित्ति पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, तो ऐसे बिखरे बिखरे से दिखाई देते हैं, गंदे से दिखते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोटोजोआ। ल्यूवेनहुक साहब ने नाम दिया और गोल्डफस ने यह नाम दिया, ल्यूवेन साहब ने डिस्कवर किया था सबसे पहली बार। तो सबसे पहले अमीबा प्रोटियस ताजा पानी में, समुद्री पानी में, नम मिट्टी में ये मिलते हैं, और इनकी कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती। ठीक है, एंटामीबा, बड़ा वाला एक एंटामीबा, सॉरी ये तो परजीवी होता है, परजीवी होता है ये एंटामीबा, पेचिस कर देता है पेट में। इसके बाद कशाब या प्रोटोजुअन की बात करें तो स्वतंत्र जीव या परजीवी होती हैं, और कशाब उपस्थित होगा। परजीवी के रूप में सिकल सेल स्लीपिंग सिकनेस जिसे कहते हैं, जो ट्राइपेनोसोमा द्वारा होता है। इसके बाद सीलिएटेड, सीलिएटेड मतलब जिनमें कशाभिकाएं उपस्थित होती हैं।
ठीक है, सीलिया बहुत सारे उपस्थित हों, गुहिका होगी और वो गुहिका में चारों तरफ से सीलिया इकट्ठा करके पानी भेजते हैं तो भोजन इसके साथ अंदर चला जाता है। इसका उदाहरण है पैरामीशियम। इसके बाद हम कवक पर आते हैं। कवक की बात करें तो उनकी संरचना, जनन और वर्गीकरण हमें यहां देखने को मिलेगा। तो लगभग 1 लाख से अधिक प्रजातियां कवक की हमें पता है और क्लोरोफिल इनमें पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। जितने भी कवक है सब परपोषी हैं, बीजाणु का निर्माण करेंगे, संवहन ऊतक अनुपस्थित होगा और यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे। भित्ति उपस्थित होगी लेकिन काइटिन या कवक सेलुलोज की बनी होती है और खाद्य भंडार जो करेंगे वो ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। खाद्य का भंडारण जो करेंगे ग्लाइकोजन के रूप। कवक के प्रकार की बात की जाए तो पोषण के आधार पर मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक क्या है, बीजाणु। ये बीजाणु यहां पर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये बीजाणु है, बीजाणु। इस बीजाणु में यहां अंकुरण शुरू हो गया तो इससे जो बाहर निकला वो हाइफा या तंतु कहलाता है। इस तंतु से ऐसे जाल बनना शुरू होता है और वो जाल माइसीलियम कहलाता है। ठीक है, और इनकी जो संरचना होती है, केंद्रक अगुणित होता है, मतलब इनकी जो काय बॉडी है वो अगुणित होगी। कोशिका संगठन बहुकोशिकीय होता है, तंतुमय होता है, ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट एक कोशिकीय होता है। ठीक है, कवक तंतु, नलिका तंतु और कवक जाल, माइसीलियम जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि कवक तंतु नलिका युक्त तंतु होते हैं, फिर वो मिलकर क्या बनाते हैं, कवक जाल बनाते हैं। ठीक है, कवक तंतु पट्टीय या अपट्टीय हो सकते हैं। पट्टीय, अपट्टीय मतलब जैसे ये कवक तंतु यहां हमें दिखाई दे रहा है, इस कवक तंतु में इस प्रकार से हमें यहां पर क्या दिखाई दे रहे हैं, केंद्रक। और एक कवक तंतु ये है, एक कवक तंतु ये है जिसमें इस प्रकार से पट उपस्थित है और इन पट के बीच में यहां पर केंद्रक है। तो तंतु पट्टीय भी हो सकते हैं और अपट्टीय भी हो सकते हैं। केंद्रक की यदि बात की जाए तो मोनोकैरियोटिक से लेकर डाइकैरियोटिक होते हैं, मतलब यानी कि एक कोशिका में केवल एक केंद्रक और कई बार दो केंद्रक भी दिखाई देते हैं। वो दो कैसे होगा ये आगे समझेंगे। तो ये डाइकैरियोटिक कंडीशन है क्योंकि एक केंद्रक ये रहा, एक ये रहा, यहां पर एक ही केंद्रक उपस्थित है, तो मोनोकैरियोटिक कंडीशन है। कोशिका भित्ति बताया काइटिन और कवक सेलुलोज की बनी होती है। केवल ओमाइसिटीज में कोशिका भित्ति सेलुलोज की होगी और संचित भोजन ग्लाइकोजन और ऑयल के रूप में होगा। ठीक है, यूकार्पिक माइसीलियम, माइसीलियम का भाग प्रजनन संरचनाओं के विकास में उपयोग होता था, यूकार्पिक कहलाता है। और होलोकार्पिक का मतलब जब संपूर्ण कोशिका जनन के रूप में कार्य करे, जैसे ईस्ट, तो कहलाता है होलोकार्पिक। 3 प्रकार से जनन यहां देखने को मिलता है। लैंगिक जनन, लैंगिक प्रकार का जो अनुकूलन है 2 प्रकार से विभाजित किया गया, हेटेरोथैलिक और होमोथैलिक। यानी कि एक ही कवक पर नर मादा आ जाए तो होमोथैलिक, और अलग अलग पर आए तो हेटेरोथैलिक, जैसा म्यूकर राइजोपस और एल्ब्यूगो में मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कि कायिक जनन की बात करें तो खंडन, खंडन मतलब जिस प्रकार से किसमें होता है, ईस्ट में एक कोशिका है, इस प्रकार से 2 हिस्सों में क्या हो गई, बट गई, तो क्या कहलाएगा, खंडन। उसके बाद आता है मुकुलन। मुकुलन का मतलब क्या होता है कि यहां इस प्रकार से एक छोटी सी कलिका बननी शुरू होती है और उस कलिका में फिर कलिका बनती चली जाती है, तो इस प्रकार से मुकुलन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद विखंडन, फिशन मतलब टूटना, एक कोशिका का विभाजन होना, गुणन होना। इसके बाद ऊडिया बनना, ऊडिया मतलब एक कोशिकीय बीजाणु होते हैं जिनकी मोटी भित्ति होती है, ऊडिया कहलाते हैं। और क्लेमाइडोस्पोर, तो क्लेमाइडोस्पोर्स इस प्रकार से जो जो जाल होता है उसके बीच में बनते हैं, ऐसे ऐसे तंतु है, यहां पर बहुत सारा भोजन संचित करके क्या बना देगा, क्लेमाइडोस्पोर बना देगा, भित्ति युक्त होंगे ही होंगे। अलैंगिक जनन की यदि बात करें तो अलैंगिक जनन कैसा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि इस प्रकार से स्पोरेंजिया का निर्माण होगा बीजाणु धानी का, और उस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु बनेंगे, और ऐसा किस में होता है, म्यूकर में।
या राइजोपस, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लगती है। जूस्पोर, जूस्पोर का मतलब याद रखना हमेशा, कैसे, चल बीज अणु को जूस्पोर कहा जाता है। और कॉनिडिया पेनिसिलियम में देखने को मिलते हैं। लैंगिक जनन की यदि बात की जाए तो दो तरह से होता है, एक प्लाज्मोगैमी होगा पहले और फिर उसके बाद कैरियोगैमी होगा। यहां ऐसा नहीं कि दो युग्मक जुड़ गए और एकदम क्या बन गया, युग्मनज, नहीं। पहले यहां युग्मक एक कोशिका में आएंगे फिर पड़े रहेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, पहले प्लाज्मोगैमी होगी, यानी कि दो कोशिकाएं जुड़ गई, लेकिन उनके केंद्रक नहीं जुड़ते, केंद्रक बाद में जुड़ते हैं। तो सबसे पहले आता है युग्मक धानीय संपर्क, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसमें दो अलग अलग हमारे पास क्या है, तंतु। उन तंतुओं में एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का निर्माण हुआ और एंथ्रीडियम से एक ट्यूब के समान संरचना बनी जिसके द्वारा यहां से केंद्रक यहां पहुंच गया। अब यहां केंद्रक पहुंचने के बाद इनका आपस में संलयन होगा और यह बन गया है युग्मनज, युग्मनज। और इस युग्मनज से जो बना वो ऊस्पोर कहलाता है। इसके बाद आता है युग्मक धानीय मैथुन, या जिसे कहा जाता है गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। ठीक है, इसमें दो गैमीटेंजिया संयोजन होते हैं, अलग अलग, होलोकार्पिक होता है एक ही उसके। इस प्रकार से दो क्या बनेंगे, तंतु आगे को बढ़ना शुरू करेंगे और इनके सामने की ओर गैमीटेंजिया बनता है जो आपस में संलयित हो जाते हैं और फिर उसके अंदर क्या होगा, इनका संलयन होगा, कैरियोगैमी। और यो जहां यहां पर जो बनेगा वो कहलाता है जाइगोस्पोर, जो जाइगोमाइसिटीज में मिलता है। तो सबसे पहले फाइकोमाइसिटीज की बात करें, ओमाइसिटीज या अंड कवक जिन्हें कहते हैं, लो फंजाई कहते हैं, श्रेणी कवक कहते हैं, निम्न श्रेणी के कवक कहा जाता है। इनमें माइसीलियम सिनोसाइटिक होता है, मतलब इनके माइसीलियम में पट नहीं होंगे, बहुकेंद्रीय होगा। भित्ति काइटिन या सेलुलोज की बनी होती है। अलैंगिक प्रजनन कोनेडियो स्पोरेंजिया की सहायता से होता है और नम स्थिति में ये जूस्पोर यानी के चल बीजाणु का निर्माण करते हैं। शुष्क परिस्थिति में स्पोरेंजिया सीधे क्या बनाएगा, कोनेडिया के रूप में कार्य करना शुरू करेगा। लैंगिक प्रजनन कैसा है, ऊगैमस। ऊगैमस मतलब मादा जो युग्मक है वह बड़ा और अचल होगा, नर युग्मक छोटा और चल होगा। और गैमेटेंजियल कांटेक्ट होता है जो अभी हमने पढ़ा, जैसे एल्ब्यूगो, फाइटोफ्थोरा, इन सब में ये देखने को मिलता है। इसके बाद आता है जाइगोमाइसिटीज या कॉन्जुगेशन फंजाई। माइसीलियम कैसा होगा, सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक का क्या मतलब होता है, सीनोसाइटिक का मतलब होता है कि जिसमें इस प्रकार से पट उपस्थित नहीं होंगे, भित्ति काइटिन या फंगल सेलुलोज की होगी, गतिशील अवस्था अनुपस्थित होती है, यानी कि चल बीजाणु नहीं होते। स्पोरेंजिया के अंदर बनते, स्पोरेंजिया स्पोर बनेंगे, बीजाणु धानी के अंदर बनेंगे। लैंगिक प्रजनन कॉन्जुगेशन या गैमेटेंजियल कॉपुलेशन द्वारा होता है। ठीक है, फ्यूजन हो जाएगा और इसमें एक विश्राम द्विनित जाइगोस्पोर का उत्पादन होता है। क्या होगा कि पहले आपस में जुड़ जाएंगे दो, और जुड़ने के बाद जैसे इसमें केंद्रक है, अब दोनों जुड़ गए, यहां ये जुड़ गए, अब इसमें दो केंद्रक पड़े हैं यहां पर, तो ये इसकी क्या डाइकैरियोटिक स्थिति बन गई। म्यूकर और राइजोपस में ऐसा होता है। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज में एस्कस का निर्माण होगा। एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय हो सकते हैं। माइसीलियम पटयुक्त होगा। अलैंगिक जनन कोनिडिया द्वारा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर बाहर बनते हैं, अंदर नहीं। ये जनक से पृथक होकर नए माइसीलियम का निर्माण करेंगे, और कैसे होगा वो यहां देखने को मिलेगा। यहां पर एक तंतुयेरा दोनों आपस में क्या हो गए, संलयित हो गए। अब इन दोनों के केंद्रक आ गए यहां पर, तो डाइकैरियोन स्थिति बन गई। इस डाइकैरियोन स्थिति में यहां एस्कस बनता है और ये केंद्रक इस एस्कस में आकर क्या होगा, संलयित हो जाएंगे, तो यहां 2n कंडीशन बनेगी। फिर इसमें यहां पर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और यहां 4 अगुणित बीजाणु बनेंगे। तो एक ये, और इसमें क्या होगा, एक ऐसे पूरी संरचना बन जाती है जिसे क्या कहते हैं, एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में एस्कस बना और एस्कस में एस्कोस्पोर बने 4। फिर इनमें क्या होगा,
समसूत्री विभाजन तो 8 हो जाएंगे, और इस प्रकार फिर ये बाहर निकलेंगे और फिर पुनः इसका निर्माण करेंगे, और इस प्रकार इनकी जिंदगी चलती रहती है। इसके बाद आता है बेसिडियोमाइसिटीज, या जिसे क्लब फंजाई कहते हैं। ये सबसे अधिक विकसित प्रकार की फंजाई होती है। तो काष्ठ, लकड़ी, ठीक है, के सबसे अच्छे अपघटक होते हैं। पटयुक्त मल्टीन्यूक्लिएट माइसीलियम होता है, इनके उसमें पट उपस्थित होंगे और इस प्रकार से इनका माइसीलियम होगा। इनमें डोलीपोर सेप्टम मिलते हैं। जो पट होते हैं वो बीच में से इस प्रकार से फूले हुए दिखाई देते हैं, सीधे नहीं होंगे, इस प्रकार से पट होंगे, तो इसे कहते हैं डोलीपोर सेप्टम। यहां की स्थिति क्या है कि यहां पर भी देखो दो अलग अलग क्या है तंतु आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, तो डाइकैरियोन स्थिति बन गई। अब यहां क्लैंप बनेंगे, यहां से एक नलिका सदृश संरचना बनेगी, ये इधर जाएगा और फिर विभाजित होगा, तो एक इधर रह गया, एक इधर चला गया। अब ये दो अलग अलग केंद्रक हैं, फिर यहां पर बेसिडियम बनता है, ऐसे ब्रैकेट जैसी संरचना बनती है, और ये इसमें आ जाएंगे और इनका संलयन होगा, फिर इनमें म्योसिस होगा, और बाह्य रूप से एक बेसिडियम पर 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे, और फिर वो जर्मिनेट होकर आकर फिर उसे बनाएंगे। इसके बाद आता है ड्यूटरोमाइसिटीज, अपूर्ण कवक इन्हें कहा जाता है। इनमें लैंगिक जनन का ज्ञान नहीं है, अब तक नहीं पता। तो जितने भी ऐसे कवक हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं पता, उन्हें सबको यहां रख दिया गया है, ठीक है। इनमें माइसीलियम ज्यादातर पटयुक्त होते हैं। सामान्य लैंगिक प्रजनन कोनिडिया के द्वारा होता है। और इसी के साथ आज का चैप्टर यही खत्म होता है। अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।